हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएस पेपर 2 की जो अपनी कक्षाएं हैं वो कब से शुरू होने वाली हैं, वो 7 अगस्त से शुरू होने वाली हैं शाम 7:30 बजे। उसी को लेके आज ये एक आपका आप कह सकते हैं कि यह एक मॉडल आंसर की तरह होगा। इसका मतलब ये हुआ, यह आपकी एक डेमो सेशन है। देखिए, लाइव सेशन जब होगा तो वहाँ पे हमारी भी पिक्चर आएगी, मतलब हम भी, क्योंकि एजुकेटर भी आपको दिखेगा। अभी हमारा मकसद है कि आपको हम मॉड्यूल दिखाएं कि जीएस पेपर 2 में आपको जो पढ़ने की सामग्री मिलेगी वो कैसे मिलेगी। एक बात बता दूं, जो ये मॉड्यूल है ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। कब से शुरू हो रहा है जीएस टू पेपर 2 का बैच? 7 अगस्त से शाम 7:30 बजे। तो आप सभी अगर नहीं लिए हैं तो एक बार जुड़ जाइए। और ये डेमो सेशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि हम लोग इसमें कैसे अपनी पढ़ाई को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भाई सीधी सी बात है, उसमें किस हिसाब से आपको मॉड्यूल मिलेगा और किस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉड्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। शुरुआत में जो आपकी हैंडबुक है वो यूनिट 1 की है। किसकी है? जीएस पेपर 2 की है। तैयारी जीत की, ये हमारा स्लोगन है, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं भाई जीतने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। और आप कहाँ पढ़ रहे हैं? आईएएस विद रवि दुबे के साथ। तो चलिए बात करते हैं। देखो, जो हमारी यूनिट 1 है ना, वो क्या कहती है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जीएस के पेपर 2 में क्या क्या आता है। देखिए, समान अध्ययन पेपर 2, जिसमें हम शासन को पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये कुल मिला के ना 5 टॉपिक हैं जो जीएस पेपर 2 में मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, हमने जो पढ़ाई करनी है वो यूनिट वाइज करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं पहली यूनिट को ही बताऊंगा आज कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं और किस हिसाब से आपकी पूरी क्लास का सेम इसी मॉडल पे आपका पूरी क्लासेस होंगी आपकी, मतलब पूरी जो हमारी 1 से लेके 20 यूनिट है वो पूरी। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यूनिट की बात करें तो यूनिट 1 में यूपीएससी ने कहा है इसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है वो, मतलब जो उसका कह सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो, इसका विकास मतलब इसका डेवलपमेंट, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान, और उसके साथ साथ जो बुनियादी संरचना है हमारे संविधान की वो हम लोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे एक पीडीएफ है उस पर मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपका लाइव में क्लासेस चलेंगी तो वहाँ हम पीपीटी पे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें होंगी। ठीक है ना? तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डेमो आपका हिंदी में हो रहा है। ठीक है ना? दोनों चीज़ें इंग्लिश में होंगी, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा, जो भी लिखाऊंगा वो दोनों में लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या बातें हैं। एक तो ऐतिहासिक आधार की बात की गई है, जो हमारा संविधान है उसके विकास कैसा हुआ, उसका जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, संशोधन क्या क्या हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, और इसका बुनियादी ढांचा क्या है हमारे संविधान की। अब बात करते हैं हम लोग कि जो सिलेबस है ना उसमें क्या क्या है। अब देखो, इस सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया गया। अगर ऐतिहासिक आधार की बात करें और इसके विकास की बात करें तो हमें ये 4 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले, आप सभी को पता है 1773 का पहला अंग्रेजों द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास किया गया था। तो 1773 से लेके 1947 तक, मतलब 1947 तक जितने भी एक्ट लाए गए हैं वही तो हमारे ऐतिहासिक आधार रहे होंगे हमारे संविधान को बनाने के। तो हमें उसको, उसमें ये पढ़ना है कि उन जो भी उन्होंने एक्ट लेकर आए उस हर एक्ट से हमें क्या क्या मिलता गया और हमने अपने भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं। देखिए, मॉड्यूल में आपको ना डिटेल में चीज़ें मिलेंगी, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखे होगा, लेकिन जब हम क्लास करेंगे ना तो वहाँ पे मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है और किन चीज़ों पे नहीं करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। जैसे अगला पॉइंट है संविधान सभा, वो कैसे बनी, वहाँ पे उद्देश्य संकल्प लाया गया था, तो वो क्या था? विश्वास कीजिए इंग्लिश भी सेम टू सेम ऐसे चलेगा। ओके, चलिए आगे। अब आगे है संविधान का अधिनियम एवं प्रवर्तन, वो क्या था? इस पे ये हमारा एक तरह से ना ऐतिहासिक आधार और विकास को समझने के लिए हमें इतनी बातें जानना जरूरी है। अगर बात करें हम लोग संविधान के विशेषताओं की, तो हमें ये पढ़ना है कि हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, लचीला है और कठोर, उसका समन्वय कैसे है, संघीय और एकात्मक, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसके बारे में भी हमें
पढ़ना है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। लगातार आप देखे होंगे यूपीएससी ने हमेशा विशेषताओं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो हमें क्या करना है, विशेषताओं को भी बहुत अच्छे से समझ के रखना है, उसको मतलब एक डिटेल में चीज़ें उस पर करनी है, और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब हम देखेंगे। आगे बात करते हैं संशोधन को लेके। देखिए जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसको पढ़ेंगे, उनके क्या प्रावधान है उसको पढ़ेंगे। खासकर संशोधन हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है वो मुद्दा, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी है जो अभी तक ट्रेंड बना रहा है। आगे बात करें तो संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है ये भी हम लोग देख लेंगे। क्या पता कभी बेसिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। जैसे आप सबको पता है कि मौलिक आधार है, आदेश, राज्य नीति के सिद्धांत ये हैं। उसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, एकल नागरिकता, अधिकारों का विभाजन है। ये सब संविधान के मूल अधिकार हैं, मतलब एक तरह से मूल अधिकार के साथ साथ कह सकते हो कि मूल प्रावधान भी हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्या करेगा ना, हो सकता है प्रावधान ना लिखे, कुछ और लिख के पूछे। अभी उस पर बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आगे देख लीजिए बुनियादी ढांचे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भाई हमें बुनियादी ढांचे में जो पढ़ना है वो है सिद्धांत और निर्णय जो उस मामले पे लिए गए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है बुनियादी ढांचे में, क्योंकि जो बुनियादी ढांचे की बात कही थी वो आप सभी को पता है, केशवानंद भारती केस में किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हमें ये बातें भी समझना जरूरी है कि बुनियादी ढांचे में क्या है कि नहीं, तभी बात समझ में आएगी। देखिए मैंने अब बता दिया आपको कि हमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी के जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो हमें समझ ही में नहीं आते कि क्या इसको पढ़ने से, बार बार पढ़ने से क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहीं पे ज़रूरत पड़ती है एनालिटिकल पावर की, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है ना, इसीलिए कोर्स के अंदर मैंने 100+ आपकी आंसर राइटिंग के सेशंस रखे हैं सिर्फ इसी वजह के लिए। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि यूपीएससी के द्वारा जो यूनिट 1 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कब की बात है, 2015। क्या लिखा है, उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिए जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी कहा जाता है आप जानते होंगे, लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा होगा कि इस समय भी यह मुद्दा उतना ही गर्म है जितना 2014 या 15 में रहा होगा, तभी तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन उस समय यहाँ पूछा था। तो इसका मतलब ये है कि 2024 में या 23 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम या लैंग्वेज बदल के आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, तब जाके बात बनेगी। जब मैं मेन क्लास आपकी लूंगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन होंगे। कई सारे क्वेश्चन में आपको दूंगा कि किस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन में अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। देखिए 2016 का एक ऐसा पेपर था जहाँ पे यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक तरह से अजूबे की बात है कि 4 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2016 में क्या लिखा है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं एवं विसंगतियों पर चर्चा कीजिए, यदि कोई है तो। आप ध्यान से देखिए, यदि कोई है तो, ठीक है। हाल ही में दिल्ली के प्रशासन में 9 जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और राज्यपाल की संस्था के बीच टकराव की सूचना मिली है। आप भी जानते हो अभी भी ये केस चल रहा है लगातार। जो केजरीवाल की सरकार है वो क्या करती है, जो एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उनसे लगातार उनका विरोध चलता रहता है। तो आपको लगता है कि भारतीय संघीय राजनीति के कामकाज में नई प्रवृत्ति का जन्म मिलेगा। 2016 में भी यही मामला था, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी 2015 में, किसकी, इनकी केजरीवाल की। तब भी प्रॉब्लम हुई थी, लगातार उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उस समय मैटर उठा था। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये करंट अफेयर का मामला था, ठीक है ना। चाहे ऊपर वाला देख लीजिए या नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, 60-40% का रेशियो लेके चलेंगे हम लोग। इसका क्या मतलब है, 60% हम लोग रखेंगे करंट अफेयर्स को
वहाँ के मामले को उठा के रखेंगे, लेकिन 40% चीज़ें हम कहाँ से बताएंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा जो संविधान है वहाँ से चीज़ें हम बताएंगे, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है ना। चलिए, लेकिन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि यूपीएससी यूनिट 1 से कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी 2016 का है। क्या पूछा गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट, मतलब एक ऐसा नोट लगा है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है। सीधी सी बात है, कहा गया था कि 370 क्या है, एक अस्थायी उपबंध है। तो ये उस पे एक नोट लगा हुआ है 370 पे, तो ये किस सीमा तक अस्थायी है, मतलब कि किस सीमा तक अस्थायी रहा है, क्या इसको परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, कहना ये कुछ और चाहता है। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, थीम को पकड़ना है और अपने क्वेश्चन को ना कर लेना है। अब जैसे आगे देखिए क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। क्योंकि जानते हैं नई नई सरकार बनी थी, तो सरकार बार बार कहती थी 370 हटा देंगे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब ये हुआ, ये भी क्वेश्चन कैसा है, करंट अफेयर का है, और इसमें फिर हमें क्या करना है, 60% करंट अफेयर और 40% क्या करना है, बेसिक को लेके चलना है, तभी आपका क्वेश्चन बेस्ट हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2016 का प्रश्न है, क्या कह रहा है, उद्देशिका जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, मतलब प्रियम्बल में जो शब्द गणराज्य है के साथ जुड़े प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे सवाल में देखो, प्रत्येक विश्लेषण मतलब जो गणराज्य है वो किन किन चीजों से जुड़ता है। कभी आपने उद्देशिका को इस तरह तो पढ़ा नहीं होगा, आपने सिर्फ गणराज्य पढ़ा, लेकिन गणराज्य के साथ साथ प्रत्येक विश्लेषण पे चर्चा करनी है। और पता है इसकी सबसे अच्छी चर्चा कहाँ की गई है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में। एक बार जाके पढ़ना उसको, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देखोगे, तुम कहोगे हाँ अब ये क्वेश्चन में कुछ लिख सकता हूँ। अब आगे क्या लिखा है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिलक्षणीय है कि नहीं है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अब देखिए, हमने ये क्वेश्चन, भले आपने उद्देशिका कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन जब तक गणराज्य को आप बहुत सारे प्रत्येक जो जुड़ाव है उसको अच्छे से उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तब तक लिख नहीं पाएंगे, आप कितनी भी किताबें पढ़ डालिए। इसीलिए कहता हूँ आंसर राइटिंग की जो हमने 100 क्लासेस रखी हैं, उसमें इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे, कई टाइप के क्वेश्चंस लिखेंगे, तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो ये डेमो सेशन है, बस आप देखते जाइए। अब अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा फिर 2016 में, मतलब 2016 में 4 क्वेश्चन हो गए सिर्फ यूनिट 1 से। क्या कहा गया है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा का सीधा ये सीधी बात करता है 1935 के बारे में। मुझे लगता है 10 नंबर का ये प्रश्न हर एक बच्चा अभी भी लिख सकता है, अगर वो 1935 को अच्छे से जानता है और अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट उसका समझ रहा है तो। ठीक है ना। चलिए, अब आगे बात करते हैं 2017 में यूपीएससी ने यूनिट 1 से क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए, संशोधन पे क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो जब जब संशोधन हुआ है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने क्या बोला, 60% किसका रेशियो रहेगा, सीधी सी बात है हमारे करंट अफेयर का, और 40% रहेगा किसका, हमारे स्टैटिक पोर्शन का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान संशोधन 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख लक्षणों को समझाइए। क्या समझते हैं कि यह करों के जो सोपानिक प्रभाव है उसको समाप्त करने में, माल और सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफी प्रभावी है। जीएसटी पे क्वेश्चन था, आप सबको पता है 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, जीएसटी से। तो उस समय जीएसटी लगी थी, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। इसका मतलब ये है भैया, मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, करंट अफेयर पे ना बहुत तगड़ा जुड़ाव बना के रखना है, तभी बात बनेगी, है ना। हमें स्टैटिक पता होना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा देख रहे हुए, क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर से आ रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 2019, मतलब ये हुआ 18 में क्वेश्चन यूनिट 1 से नहीं आया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है 20 यूनिट में कोई यूनिट आपसे ना पूछी जाए, ठीक है, लेकिन पढ़ना हमें सब है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कितना, 2019 का क्या पूछा गया है, आपके विचार में भारत के संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, व्याख्या कीजिए।
क्या शानदार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब अगर हम सिलेबस की तरफ जाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऊपर जाएं अपने सिलेबस की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, संघीय और एकात्मक, ये इसकी विशेषता है। तो यूपीएससी ने क्या किया है, यूनिट 1 में जो विशेषता है वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, और उसके साथ साथ लचीला और कठोर, ये दोनों बातें जब तक आपको नहीं पता है तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और डिटेल में चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगी, सिर्फ बेसिक राइटिंग से आपको नंबर नहीं मिलेगा। वहाँ पे इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक नया शब्द आया, संवैधानिक नैतिकता। क्या लिखा है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो न्यायिक निर्णय है, मतलब जो जुडिशरी है उसके जो निर्णय हैं, क्या उसके निर्णय लेते समय संविधान की नैतिकता का पालन किया जाता है कि नहीं। अब यही नहीं समझ में आ रहा है नैतिकता होती क्या है। चलिए एक बात मैं आपसे कहता हूँ, भैया ये बताइए, आपकी नैतिकता कही जाए तो आपकी नैतिकता क्या है। देखिए हमारी नैतिकता क्या होगी, हमें दया भाव रखना चाहिए, दूसरों के को जब भी देखें तो उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी हमारी जगनी चाहिए ना। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, दुनिया में सद्भाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, यही तो हमारी नैतिकता है ना। तो संविधान की नैतिकता क्या है, संविधान की नैतिकता क्या है, देखिए अगर मैं फिर से सिलेबस पे जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखो संविधान की नैतिकता है उसके महत्वपूर्ण प्रावधान और उसका बुनियादी ढांचा, है कि नहीं। अब यहीं पे आपको बताना है इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, लेकिन 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 सवाल में क्या कहा है, सवाल में ये बोला है कि भाई जो भी 2 मिनट, देखिए सवाल में क्या कहा है कि जो भी न्यायिक निर्णय है उसकी सहायता से विवेचना करनी है, ऐसे नहीं कुछ बता देना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, मतलब कि जो निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन निर्णयों को उठाएंगे और वहां से बताएंगे। जैसे कई सारे निर्णय हैं, अगर एक निर्णय की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, केशवानंद भारती केस, वहीं से अपने क्वेश्चन की ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से तो मूल जो सिद्धांत है वही तो आया था, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, हमारे संविधान का, है कि नहीं। तो वहां से हम लोग उठाएंगे और उसके साथ साथ 2-3 एग्जाम्पल देते हुए अपने क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, और ये बताएंगे कि हाँ जो भी क्या निर्णय होते हैं, न्यायिक निर्णय होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट होती है या जो हमारी जुडिशरी है वो क्या करती है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ को हमेशा को देती है कि नहीं। बस अच्छे से आप बता देंगे और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ने में आपको टेंशन हो जाती है, इसीलिए क्या करना है, आंसर राइटिंग जंप करेंगे, जहां पहले यूनिट कंप्लीट होगी कर लेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, तो कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही आपको मॉड्यूल ऐसे ही मिलेगा, हर यूनिट के बाद हम क्या करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यही चलेगा आपका जीएस पेपर 1 में, ठीक है, जीएस पेपर 1 में, यही चलेगा 2 में, यही चलेगा 3 में, और यही चलेगा 4 में, ठीक है। क्योंकि देखिए यूनिट के साथ अगर क्वेश्चन मिलता जाए ना, तो ये समझ में आएगा कि करंट अफेयर कितना शामिल है और बेसिक कितना शामिल है। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो किस पे हैं भाई, सीधी सी बात है, करंट अफेयर पे हैं। इसका मतलब ये हो गया, बेसिक का हमें बस फंडामेंटल पता हो और करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ हो, विश्वास कीजिए एग्जाम इजी हो जाएगा आपके लिए, आंसर राइटिंग करना भी इजी हो जाएगा, है ना। तो हम जो आंसर राइटिंग करेंगे वो बेसिक क्वेश्चंस पे भी करेंगे, करंट अफेयर वाले भी क्वेश्चन पे करेंगे, और उस करंट अफेयर को कोशिश रहेगी कि संविधान के साथ हमेशा जोड़ के आपसे सवाल पूछा जाए, जिससे एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है जो एकदम अलग है, फिर भी आप इतनी आंसर राइटिंग कर चुके होंगे कि उस क्वेश्चन को आप लिख के जरूर आएंगे, है ना, क्योंकि हमें 20 में 20 क्वेश्चन लिख के आना है कि नहीं। तो इतना हमें करना है। अब देखिए जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में पूरा का पूरा इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे बहुत डिटेल में हर चीज लिख आपको मिलेगी कि क्या है कैसे है।
लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, मॉड्यूल अलग चीज़ होती है, पढ़ाना अलग चीज़ होता है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत क्रिस्प नोट में पढ़ाऊंगा, और जो लिखाऊंगा वही आपका बेस्ट नोट होगा। इसके साथ साथ मॉड्यूल की हेल्प लेते हुए आप पढ़ते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे पूरा दे रखा है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, पूरा बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ओके, अब जैसे 1935 का अधिनियम है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैंने बीच बीच में अभ्यास प्रश्न में भी आपके लिए डाल दिया है, ठीक है ना। और लास्ट में जब हमारा यूनिट 1 का पहला पार्ट खत्म होता है, तो मैंने कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जिससे आपका जो अभ्यास है वो लगातार चलता रहे, ठीक है। अब देखेंगे अंत में, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। और भी क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, लेकिन शुरुआत के लिए इतना बहुत होगा आपके लिए, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। यूपीएससी है, मजाक नहीं है, हमें धीरे धीरे करना है। फिर से आपको सभी को बता दूं कि आप सभी की जो कक्षाएं हैं जीएस पेपर 2 की कब से शुरू हो रही हैं, 7 अगस्त से शुरू हो रही हैं। कोई डाउट है आप हमें कॉल कीजिए, बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है ना। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो एक भी क्वेश्चन आप विश्वास कीजिए मेंस का हिलाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो एक्सपर्ट का होना मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। और एक बात आपको और बता दूं कि आपकी जो पूरी क्लासेस हैं वो ये है, मेंस 2024 सभी जीएस पेपर करेंगे 1 2 3 4। इसके साथ साथ मैं बता दूं 100+ क्लासेस आपकी आंसर राइटिंग की होंगी, यूनिट वाइज कोर्स कंप्लीट होगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वो है कि जो आपकी एसए की क्लासेस है ना, तो एसए की क्लासेस हम आपको फ्री में करवाएंगे, ठीक है। और वो कितने दिन की, लगभग 15 दिन की, है ना। 15 डे की एसए की क्लासेस भी हो जाएंगी, तो कुछ बचेगा नहीं, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है दिमाग में तो आप हमसे बिल्कुल फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है ये सेशन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कोई कमियां रह गई हैं तो आप ज़रूर हमें बताइए कि सर और इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, और भी ये मेरी कमियां हैं, मुझे इसको दूर करना है, तो आप मेरे लिए ये कर दीजिए, बताइए। कोशिश रहेगी कि हम आपकी पूरी सोल्यूशन दे सकें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने सपने की तरफ ना रोज एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।